नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। प्रभु वाणी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बिहार की बात करेंगे कि वहां पर कमाल हो गया। पीके यानी कि प्रशांत किशोर पांडे जो इतने दिनों से कोशिश कर रहे थे चुनाव जीतने की, आखिर में चुनाव जीत ही गए। जीते भी कहां से? बांकीपुर से। जो नितिन नवीन जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सीट को जीता। उनकी पुश्तैनी सीट है। 4 बार तो नितिन अध्यक्ष खुद रहे हैं, वहां से चुन करके आए हैं, वहां पर मंत्री रहे हैं और उनको सबसे यंगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। वो सीट तो बीजेपी जैसे पर्सनल प्रॉपर्टी मानी जाती थी। और प्रशांत किशोर जो पहले कभी भी चुनाव नहीं लड़े, हमेशा लड़ाते रहे, उन्होंने भी अपना दांव पे लगा दिया सारा का सारा कैरियर कि हम इस बार कुछ करके ही दिखाएंगे। हालांकि कई लोगों को शक था कि प्रशांत किशोर नहीं जीत पाएंगे, परंतु नितिन जो 51,000 वोटों से अभी 1 साल पहले जीते थे, उनकी पार्टी का नॉमिनी सिन्हा जो वहां पर खड़े हुए थे, सिन्हा साहब वहां पर हार गए ऑर्डिनरी वर्कर से। परंतु पार्टी की अध्यक्ष की सीट हारना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि इतिहास में अभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है जब पार्टी अध्यक्ष जो सीट हो और वहां की पार्टी वहां पर सत्ता पक्ष में हो। यानी कि 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू सत्ता में आई थी। तब प्रशांत किशोर की पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं मिली थी, केवल 3.5% वोट सारे मिला करके मिले थे। और यहाँ बांकीपुर में उनकी जो कैंडिडेट खड़ी हुई थी, उसका वंदना कुमारी उनका नाम था, उसको केवल मात्र 7,700 वोट पड़े थे। और आप देखिए प्रशांत कुमार उसी जगह सीट पर जीत गए। इस रिजल्ट के मायने क्या है कि जन स्वराज पार्टी जो पहले 3-3.5% पे थी, क्या वो ऑल्टरनेटिव रीजनल पार्टी बनेगी? पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर क्यों जीते। सबका कहना है कि क्योंकि जेन जी जो है, जो यंग लोग हैं, उन सब ने मिल करके उनको वोट दिया। जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ था, उसका असर भी बिहार में दिखाई दिया कि वहाँ बिहार में भी प्रदर्शन हुए थे, जिसका फायदा प्रशांत किशोर ने किया। परंतु इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि वहाँ पर यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं अपने आप में एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे। पहले वो चुनाव नहीं लड़े, परंतु सिन्हा के मुकाबले में प्रशांत किशोर का नाम बिहार के अंदर ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि वहाँ पर जेडीयू के वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे काफ़ी साल तक और बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रहे। इसलिए बीजेपी का जो कैंडिडेट था उनके सामने हल्का पड़ गया और वहाँ की जनता जो है बांकीपुर की, उनको लगा जो सारे राज्य में जाने रहता है उसको वोट देना आसान था। और दूसरा, प्रशांत कुमार जी चुनाव लड़ना तो जानते ही हैं, उनके पास छोटी टीम है, अमेरिका से पढ़ के आए हैं, डेटा जानते हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर अड्डे लगाए, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अपने SMS ग्रुप बनाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जो बाकी लोगों के लिए करते थे। तो कैंडिडेट के मुकाबले में प्रशांत किशोर बहुत बड़े कैंडिडेट थे, इसलिए वो जीत गए। और दूसरा कारण ये मैंने बताया कि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत ही कमज़ोर कैंडिडेट था। तीसरा कारण क्या था? तीसरा कारण ये था कि RJD लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में हैं कि नहीं ये पता नहीं लगता, क्योंकि कभी घर में होते हैं कभी नहीं होते, वो निकलते नहीं हैं। तो RJD का पतन लगता है इस चुनाव के बाद हो गया कि 4-5वें नंबर पर आएंगी, उनकी जमानत भी बचेगी नहीं, ये तो शाम को पता लगेगा जब फाइनल रिजल्ट आएंगे। तो एक तीसरी पार्टी जो RJD है वो नहीं वोट पे पाई, इसकी वजह से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट जो है बढ़त जो है वो कम रही उसके मुकाबले में। और RJD का हारना इंडिकेशन है आने वाले दिनों के अंदर RJD की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अब सवाल देखना है कि इस सारी जीत का, या अगर प्रशांत किशोर बहुत बड़ी मात्रा में जीते, बड़े वोटों से जीतते हैं, इसका मतलब क्या होगा प्रशांत किशोर के लिए कि वो अब असेंबली में जाके खड़े होंगे। बोलते अच्छा है, उनको बोलना भी आता है, उन्होंने क्लेम भी किया है, मैंने 12 मुख्यमंत्रियों को जिताने के लिए अपना कंधा दिया है। यानी कि वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने 12 मुख्यमंत्री जिताए हैं, जिसमें मोदी जी को भी मानते हैं, प्रधानमंत्री भी उन्होंने बनाया था। तो अब मैं पार्टी के लिए वहाँ जाके असेंबली में लड़ेंगे, इश्यू को उठाएंगे। इसलिए प्रशांत कुमार वहाँ पर तेजस्वी के मुकाबले में असेंबली के अंदर भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनका बोलने का तरीका, उनके पास आंकड़े हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, वो तेजस्वी को उसके मुकाबले में भारी पड़ेंगे तेजस्वी के ऊपर।
ये प्रशांत को पैदा होगा कि अगले 4 साल के अंदर वो एक बड़े नेता के रूप में आ सकते हैं और आरजेडी को समाप्त करके उसकी जगह ले सकते हैं। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते हैं। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। 1-2 नहीं 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से, गुजरात महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? जरा होना चाहिए तो दम लगाकर बोलिए जय बिहार। दूसरा क्या होगा, मुख्यमंत्री वहां के जो है सम्राट चौधरी, उनके साथ जैसे लगता है पर्सनल लड़ाई होगी प्रशांत कुमार। उन्हें कहा कि उनके ऊपर तक आरोप बहुत सारे हत्या के आरोप हैं, वो सम्राट चौधरी के खिलाफ शुरू से कैंपेन चला रहे हैं। अब सीधे विधानसभा के अंदर टक्कर होगी सम्राट चौधरी के साथ। किसी भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अभी पिछले 1 साल से चीफ मिनिस्टर बना है, उसके लिए बाई इलेक्शन हार जाना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए तो है ही, पर वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए भी एक बड़ी बुरी बात है कि उसके होते हुए बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर अगर दूसरा आदमी जीतता है, सम्राट चौधरी की अपनी जो रेपुटेशन है पार्टी के अंदर वो भी कम होगी। और उसके बाद सबसे नुकसान जो है बीजेपी को भी हुआ है कि उनका अध्यक्ष अपनी सीट बचाने में असफल रहे हैं। बीजेपी के अंदर वैसे ही गुटबंदी चल रही है, बीजेपी से डिमोरलाइज होगी क्योंकि बाई इलेक्शन का भी रूलिंग पार्टी हारती नहीं है और यहाँ रूलिंग पार्टी होती है, बाई इलेक्शन भी हार गई है। इसका नुकसान भी काफ़ी हो सकता है बीजेपी के मनोबल पर। और जो जेडीयू के लोग हैं नीतीश कुमार के, वो पहले से ही कुछ नाराज लोग बताते हैं, हो सकता है वो अब ज़्यादा अपनी डिमांड को बढ़ाएं, अपने डिपार्टमेंट की चेंज की बात करें या अपने लिए कुछ और चीज़ें मांगें, तो जेडीयू अब बीजेपी पे भारी पड़ेगी। असेंबली में तो सम्राट चौधरी को मुसीबत का मुकाबला करना पड़ेगा कि मैंने जैसे पहले बताया कि प्रशांत किशोर आंकड़ों के मामले में, अपनी बात के कहने के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट है और सम्राट चौधरी को कोई अच्छा स्पीकर मानता नहीं है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी अभी तक नहीं साबित कर पाया अभी तक। तो प्रशांत किशोर, मैंने कहा कि असेंबली के अंदर काफ़ी परिवर्तन आएगा, क्योंकि तेजस्वी पहले बोलते थे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, वहाँ पर रह चुके हैं और उससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, परंतु तेजस्वी यादव के साथ जो उनकी पार्टी है वो इतनी कमज़ोर है कि ऑपोजिशन का रोल भूल ही गई है। तो अब सिर्फ एक एमएलए होगा जन स्वराज पार्टी का, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। क्या वो एमएलए सारी ऑपोजिशन के ऊपर भारी पड़ेगा कि ऑपोजिशन वहाँ पर है ही नहीं। 243 सीटों की जो असेंबली है उसके अंदर 200 या 207 सीटें तो उनके पास बीजेपी और जेडीयू के पास हैं, तो बाकी जो हैं बटी घुटी हैं, कोई लेफ्ट के पास है, कोई इधर उधर हैं, बहुत कम सीटें जो हैं आरजेडी के पास हैं। वो क्या मुकाबला करेंगे? क्या ये एक व्यक्ति जो है बाकी सबके ऊपर इतना भारी होगा कि अगले 4 साल के अंदर कितना उसका प्रचार कर पाएगा और क्या वो डिजिटल पार्टीज को खत्म कर पाएगा? या अब सवाल तीसरा और उठता है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि कई बार उनके पास चार्ज ये लगता था कि वो बीजेपी की बी टीम है, परंतु क्योंकि अब उनको लगता है कि मैं भी एक नेता वहाँ बन सकता हूँ, उम्र उनके साथ है, उनके पास काफ़ी इनकम भी है, उन्होंने कमाया भी बहुत है, इलेक्शन लड़ा के, अभी तक इलेक्शन उनके लिए बिजनेस था, अब राजनीति हो गई है। तो प्रशांत किशोर के सामने ये भी समस्या होगी कि आने वाले दिनों के अंदर सम्राट चौधरी तो परेशान होंगे, परंतु क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को अपने साथ ले जा करके आगे बीजेपी के खिलाफ कोई नया मोर्चा खड़ा करेंगे? कि प्रशांत किशोर, ऐसी भी खबरें थी, वो राहुल गांधी से मिले, प्रियंका गांधी से मिले, कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते थे, पंजाब के अंदर कांग्रेस का उन्होंने इलेक्शन भी किया, तो कांग्रेस के साथ भी उनके साथ जो बातचीत हो रही थी उसको क्या वो आगे बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस को उनको अपना नेता स्पष्ट करेगी? तो एक जीत से, ये केवल एक जीत है, एक बाई इलेक्शन से नॉर्मली राजनीति में परिवर्तन नहीं होते, सरकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ कि स्टेबल गवर्नमेंट है, परंतु क्या बिहार की राजनीति एक नया रंग लेगी? ये तो पता लगेगा कि प्रशांत किशोर का अगला गेम प्लान क्या होगा और कांग्रेस इसको किस तरीके से देखती है।
फिलहाल नुकसान सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो वहाँ के मुख्यमंत्री को हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी रेपुटेशन को भी आघात लगा है, क्योंकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। परंतु बिहार हमेशा कुछ ना कुछ जादू करता है, तो पीके का जादू चल गया। अब आगे क्या होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, उसके ऊपर टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी बुरी खट्टी मीठी मैं सब पढ़ूंगा, गुस्सा नहीं मानूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।